इलाहाबाद हाई कोर्ट का क्लैट 26 एग्जाम को लेकर जो जजमेंट आया है उसका इम्पैक्ट आपके क्लैट रैंक पे क्या पड़ेगा, आपके एनएलयू सिलेक्शन पे क्या पड़ेगा और ये पूरी काउंसलिंग प्रोसेस कब तक कंप्लीट होगी, कब तक हमें कंसोर्टियम कैन से या कोर्ट कैन से क्लैरिटी आएगी कि इतने मार्क्स चेंज होने वाले हैं और उसका इम्पैक्ट हमारी फाइनल रैंक पे क्या पड़ेगा, हमारी फाइनल रैंक क्या होगी। ये पूरा डिस्कशन आज हम इस वीडियो में करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम आकांश जैन है, मैं एच रायपुर से अलमनाई हूँ और क्लैट मेंटरशिप प्रोग्राम के थ्रू हम लास्ट 5 ईयर से थाउजेंड्स ऑफ एस्पिरेंट्स को क्लैट, एलेट, MSCT, स्लैट, क्राइस्ट 10+ लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कराते हैं। एग्जाम हो जाने के बाद क्लैट काउंसलिंग, वैकेंसी, स्पॉटरॉन, NRI स्पॉन्सर्ड और अदर कॉलेज की जो काउंसलिंग होती है स्लैट की, क्राइस्ट की, MSCT, हर एक चीज़ में गाइड करते हैं। क्लैट मेंटरशिप प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जब तक स्टूडेंट के पास एक फाइनल और एक अच्छा कॉलेज ना आ जाए तब तक उसको गाइड करा जाए। आपकी कुछ और क्वेरीज हों अगर काउंसलिंग को लेके या कॉलेज सिलेक्शन को लेके, तो नीचे नंबर दिया हो उस पर आप टेक्स्ट कर सकते हैं। साथ में हमने नीचे CMP के इंपॉर्टेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स की लिंक भी दी है, उन्हें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो पिटीशन फाइल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में वो हुई थी पेपर लीक को लेके, जो कि कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी थी। अवनीश गुप्ता करके स्टूडेंट हैं जिन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करी। मेन पर्पस ये था कि सिर्फ 3 क्वेश्चंस डाउट में है, वो 3 क्वेश्चंस में ये चाहते थे कि कोर्ट इसमें इन्वॉल्व हो और उनके फेवर में जजमेंट दे। कोर्ट ने एनालाइज करा और बोला कि 3 क्वेश्चन आपने चैलेंज करें, बट एक क्वेश्चन जो कि है बुकलेट नंबर C का 9th क्वेश्चन है, क्रिटिकल जो लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन था, उसको कोर्ट ने उस पर्टिकुलर पिटिशनर के फेवर में दिया है। मतलब उन्होंने बोला कि ठीक है, जो 9th क्वेश्चन था उसमें कंसोर्टियम ने बोला से B ऑप्शन करेक्ट होगा, पर कोर्ट कहता है कि नहीं, दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। तो ये वर्डिक्ट है। अब ये वर्डिक्ट आ जाने के बाद काफ़ी सारे बच्चों के मन में डाउट है कि साहब क्या होगा, और एक कोर्ट का जजमेंट थोड़ा वेग भी है। क्यों ये वीक है? उन्होंने बोला कि ठीक है, ये जो क्वेश्चन है सही करिए आप, कंसोर्टियम 1 महीने का हम टाइम देते हैं, नई मेरिट लिस्ट निकालिए। पर अभी जो फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट हो चुके हैं या जो लिस्ट कंसोर्टियम ऑलरेडी निकाल चुका है, उन बच्चों पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। अगर किसी भी जो भी 70,000 75,000 जितने भी बच्चे क्लैट में अपेयर हुए थे, किसी एक बच्चे के 1 मार्क्स भी चेंज होंगे तो हर एक बच्चे के मार्क्स चेंज होंगे, रैंक चेंज होगी और वैसे डिसाइड होगा। एग्जाम्पल के लिए किसी बच्चे ने B को मार्क नहीं करा था, D मार्क करा था, तो वहां उसको -0.25 मार्क्स मिले होंगे। अब उस बच्चे को उस पर मार्क्स मिलेगा तो वो मार्क्स -0.25 तो कम होगा, +1 मिलेगा, मतलब 1.25 मार्क्स इंक्रीज होंगे। आप जिस भी रैंक पर हैं, जिस भी मार्क्स पर हैं, 1.25 मार्क्स एक बड़ा इम्पैक्ट ला सकता है। अगर आप 1000 रैंक के करीब हैं, 1000 रैंक आपकी है, तो कम से कम 100 से 200 मार्क्स आपके रैंक मूव हो सकती है। अगर आप 100 रैंक पर हैं तो आपकी कम से कम 20 से 30 रैंक मूव होगी। जिनको आज NLS मिला है, हो सकता है उनको अगले मार्क्स में NLS ना मिले, या जिनको नालसार मिला है उनको अगले में ना NLS मिल जाए, या जिनको Tier 2 कॉलेज मिल रहा है उन्हें ये मार्क्स चेंज होने से Tier 1 कॉलेज मिल जाए, या तो ये हो सकता है कि उनके अगर मार्क्स कम होंगी तो उसको Tier 2 कॉलेज मिल जाए। ये बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाली हैं। मेरी रैंक मान लीजिए 500 थी। अब मेरे नीचे जो बच्चे थे उन्होंने D ऑप्शन करेक्ट करा था, पर उनके मार्क्स नेगेटिव हुए, तो अब उन बच्चों के मार्क्स बढ़ेंगे। मैंने तो ऑलरेडी B करा हुआ था, तो मेरे मार्क्स में कोई चेंज नहीं आएगा। पर मेरे नीचे जो 530, 545, 80 रैंक वाले हैं, इनकी जब 100 रैंक मूव होगी तो ये आगे आएंगे और मेरी रैंक 500 से लेके 600 तक जा सकती है, नीचे कर सकती है, बिकॉज मैं यहाँ पे बेनिफिट नहीं हो रहा हूँ, बाकी बच्चे बेनिफिट कर रहे हैं, जो आइडियली उनको पहले ही कर देना चाहिए था, पर अब कोर्ट के कहने पर होगा। तो ये तो प्रैक्टिकल पॉसिबल ही नहीं कि किसी के एनएलयू चेंज ना हो। फर्स्ट लिस्ट या सेकंड लिस्ट में आपको एनएलयू मिल गया तो दैट्स नॉट अ श्योरिटी कि नहीं वो कॉलेज सेम रहेगा, क्योंकि जब कंसोर्टियम जब इसको अप्लाई करने जाएगा और वो कोर्ट से बोलेगा कि सर जो जजमेंट आपने दिया है ठीक है, वी एग्री विद दैट, हम उस पर अप्लाई करना चाहते हैं, पर ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट और सेकंड लिस्ट वालों के हम कॉलेज चेंज ना करें। अगर मार्क्स चेंज होंगे, रैंक चेंज होंगे, तो सबके होंगे। सेकेंड सिनेरियो ऐसा भी नहीं हो सकता कि जो पेटिशनर है बोले सर मेरे बस मार्क्स चेंज कर दीजिए, मुझे बाकी से फर्क नहीं पड़ता। ये भी नहीं होगा। ऐसे तो फिर कई सारे हजारों पेटिशनर पहुंच जाएंगे, सर मेरे मार्क्स भी चेंज होने चाहिए। तो कभी भी जब एक जजमेंट आता है उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन होना चाहिए। तो इन्होंने जजमेंट दिया। इसके बाद कंसोर्टियम एज आई सेड, आई थिंक जैसे ही जजमेंट आया था इमीडिएटली हमने क्लैट 26 का जो CMP का व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर इमीडिएटली अपडेट कर दिया था। हमने बता भी दिया था 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो कंसोर्टियम इसको एक्सेप्ट कर ले जिसके चांसेस 0 थे, दूसरा वो डिविजनल बेंच के सामने अपील करे, और तीसरा सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो ना जो सेकंड ऑप्शन मैंने ग्रुप पे बताया हुआ था, उन्होंने सेकंड ऑप्शन के साथ गए और डिविजनल बेंच के सामने चैलेंज करा। क्योंकि आप सब नए लॉ एस्पिरेंट हैं तो एक चीज़ समझिए, जब कोई भी हाई कोर्ट का सिंगल जज बेंच, यहाँ पे सिंगल जज बेंच जो थे उन्होंने जजमेंट दिया था, उसको अपील सिंगल जज के सामने नहीं किया जा सकता, डबल बेंच के सामने किया जा सकता है। अगर डिविजनल बेंच कह दे नहीं ये सिंगल जज का जजमेंट गलत था, तो कोर्ट ये फेवर सुप्रीम कोर्ट के उसमें आ जाएगा। अब जब डिविजनल बेंच के सामने कोर्ट केस जाएगा तो वहाँ पे पेटिशनर
डिफेंड तो करेगा कि सर ये जो जजमेंट ने क्वेश्चन दिया है वो सही दिया है। कंसोर्टियम बोलेगा नहीं 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 गलत है, प्रोसेस हो चुकी है काउंसलिंग, इससे 70-80 हज़ार बच्चे मेंटली इफेक्ट होंगे, ये सारे आर्गूमेंट कंसोर्टियम देगा। पर डिविजनल बेंच इसको सुनेगी कि ये सही में, देखिए एक बार जब जजमेंट दे दें तो उसको ऐसे दरकिनार नहीं किया जा सकता। एक हाई कोर्ट जज ने जजमेंट दिया है, अगर दरकिनार करना होता तो सुप्रीम कंसोर्टियम क्यों सुनता? सुना, उन्होंने अपनी प्रोसेस को होल्ड करा, मतलब इंपॉर्टेंस तो है। अब डिविजनल बेंच के सामने जब जाएगा तो पेटिशनर सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए आर्ग्यू नहीं करेगा, ये बोलेगा कि सर डिविजनल सिंगल जज बेंच ने मेरे फेवर में एक क्वेश्चन दिया, मैं चाहता हूँ ये 2 क्वेश्चन भी आप देखो, और ये देखेंगे भी, भले वो रिजेक्ट कर दें, पर ऐसा नहीं हो कि नहीं देखेंगे। पेटिशनर उन 3 क्वेश्चन के साथ ही डिविजनल बेंच के सामने अपियर होगा। अब अगर वहाँ पे कंसोर्टियम के फेवर में जजमेंट आ जाता है, पेटिशनर हार जाता है, तो वो फाइनल नहीं होगा, पेटिशनर अगेन सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। मैं ये क्यों कह रहा हूँ बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ, बिकॉज ये पूरी प्रोसेस हमने देखी हुई है। क्लैट 2025 में सेम चीज़ हुई थी, बहुत सारे हाई कोर्ट्स में पिटीशन फाइल हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में क्या था, कोर्ट ने बोला इस सबको मर्ज करके दिल्ली हाई कोर्ट को दे दीजिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 से 3 महीने इस पर पिटीशन पे सुना था और फाइनल वर्डिक्ट दे दिया था। फाइनल वर्डिक्ट का इफेक्ट, एक बच्चा था जिसकी रैंक थी ऑल इंडिया रैंक 22, तो जो भी क्वेश्चन चेंज हो रहे थे वो उसने गलत करे हुए थे, तो उसकी रैंक 22 से हो सकता है 100 हो रही हो या मार्क्स कम हो रहे हो, उसको NLS मिल चुका था, उसको अब अगली लिस्ट में हो सकता है NLS वगैरह अलॉट ही नहीं होता या नहीं होता, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी। पूरा जजमेंट जो दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया था वो एक सिंपल एक केस के कारण पूरा चेंज हो गया था, और जजमेंट उस स्टूडेंट के फेवर में आया था। मतलब एक बार जब पिटीशन स्टार्ट हो जाती हैं तो रुकती नहीं है, वो चलती रहती हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्लैट 26 एस्पिरेंट्स के लिए टाइम लगेगा, दैट्स व्हाट यू शुड बी टेकिंग नोट ऑफ इट, कि हो सकता है 1 महीने में क्लैरिटी ना आए, 2 महीने भी लग जाए। पर अब क्योंकि मार्क्स चेंज होंगे तो हर एक बच्चे की मार्क्स चेंज होगी, आप किस मार्क्स पर हैं, किस रैंक पे, उस पर भी इफेक्ट करेगा। आपको 100 रैंक पे है तो उसके 100 मार्क्स 100 रैंक से चेंज नहीं होगा। 100 रैंक है, हो सकता है आपकी 20-30 रैंक नीचे आ जाए, 20-30 रैंक ऊपर आ जाए, इतना होगा। अगर 1000 रैंक पर है तो हो सकता है 200 से 300 रैंक मूव हो, 400 रैंक मूव हो, ये भी हो सकता है। और जब आप नीचे रैंक पर रहते हैं, 3000 रैंक है, 5000 रैंक है, 10,000 रैंक है, यहाँ पे जब रैंक चेंज होती है 0.5 मार्क्स से 1 मार्क्स से आपकी 800 से 1000 रैंक का भी असर पड़ता है। तो इस जजमेंट का इम्पैक्ट हर एक क्लैट एस्पिरेंट को पड़ेगा, रैंक 1 को भी पड़ेगा और जो लास्ट क्लैट रैंक पे उसको भी पड़ेगा। क्योंकि होता क्या है, बड़ी बैरियर से चीज़ें चलती हैं। Tier 1 कॉलेजेस हमें 500 से 600 रैंक तक मिलते हैं, तो किसी बच्चा जो इसी रेंज में होगा उसका ये जजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है कि उसको हो सकता है Tier 1 मिल रहा हो, उसको Tier 1 ना मिल के Tier 2 कॉलेज मिलेगा। कोई बच्चा होगा जिसको Tier 2 मिल रहा होगा, रायपुर, लखनऊ वगैरह, अब बिकॉज ऑफ द जजमेंट मार्क्स बढ़ के उसको Tier 1 कॉलेज मिल जाए। सेम वो जो Tier 2 कॉलेज की, मुझे मान लीजिए उड़ीसा मिल रहा था, पर जजमेंट के कारण अब तो मेरी मार्क्स कम हो गए, मेरी रैंक कम हुई, मुझे अब Tier 3 कॉलेज पटना वगैरह जाना चाहे। तो ये चीज़ समझिए, Tier 1, Tier 2, Tier 3 कॉलेज में बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, डिफरेंस भी है कॉलेज में, और इसका इम्पैक्ट हम जजमेंट के कारण देखेंगे। क्लियर है? तो ये हमने देखा कि क्या जजमेंट का इफेक्ट पड़ेगा और क्या सारी चीज़ें हमारे रैंक पे इफेक्ट पड़ने वाला है। इसके साथ साथ अभी काउंसलिंग प्रोसेस होगी, हो सकता है जजमेंट के बाद फिर शॉर्ट कर दें, 1 महीने में ही सारी लिस्ट ला दें, 2 महीने में सारी लिस्ट ला दें, पर पूरी जो क्लैरिटी है आपको मई या जून तक मिल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट को भी पता है, हाई कोर्ट को भी पता है कि जो NLUs होते हैं वो सारी स्टार्टिंग जो कॉलेज स्टार्ट होते हैं वो जुलाई मंथ से होते हैं, तो मई जून तक तो कम से कम क्लैरिटी आ जाएगी। लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था। अब आपको क्या करना चाहिए, देखिए क्लैट रैंक से जो होगा तो होगा, आप उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं, जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर चुके हैं वो सब कुछ हो चुका है। अब होगा ये, आप अगर क्लैट रैंक से लेकर अनसर्टेनिटी लग रही है, या तो आपको कॉलेज मिला ही नहीं था, तो तब तो आपका बाकी एग्जाम से फोकस था, और अगर आपको NLUs मिल भी गए थे तो आप ये समझिए कि आगे के राउंड में कॉलेजेस चेंज हो सकते हैं। इसलिए आप अभी से अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम पे फोकस करिए। अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम कौन से होंगे? MSCT होगा, IELTS और GLC के लिए तैयारी करिए, क्योंकि एक अभी भी लास्ट डेट बची हुई है, इसलिए तैयारी करिए बिकॉज ये NLUs के जैसे कॉलेज होते हैं। अगर आप टॉप 10 NLUs जाने के लिए रेडी थे, उड़ीसा, लखनऊ, मुंबई, तो इनके बराबर ही GLC, IELTS जैसे कॉलेज प्लेस होते हैं। प्लेसमेंट वाइज, ओरल एक्सपोजर वाइज इसकी तैयारी करिए। क्राइस्ट बेंगलोर को किसी भी पॉइंट पे आप एक टॉप 10-15 NLUs से कंपेयर कर सकते हैं। इसलिए क्राइस्ट बेंगलोर का अभी भी एग्जाम है जो कि अप्रैल में, उसकी आप तैयारी करिए। विट्स जो कि अपकमिंग लॉ स्कूल है, बहुत अच्छा कर रहा है, ऑब्वियसली बहुत सारे उनके ओवरऑल अगर जो बैचेस पढ़ रहे हैं वहाँ पे, दे आर डूइंग वेल ओवरऑल एक्सपोजर वाइज, उसको आप भर सकते हैं। जिंदल एनलैट का एग्जाम है वो आप चल रहा है, स्लैट का एग्जाम है तो आप दे चुके हैं, उसके इंटरव्यूज हो चुके हैं, CV सबमिट होगी, सब कुछ हो, उससे रिजल्ट आना बाकी है, जो कि इस वीक के एंड तक आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो स्लैट से जो भी मिलेगा उसको सिक्योर कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी एक्चुअल क्लैट रैंक पे अनसर्टेनिटी है, तो आपको सर्टेन रहना है कि हमारे पास कोई बात नहीं, क्लैट रैंक कुछ भी हो, ऊपर नीचे हो, जिसको हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास बाकी ऑप्शन होने चाहिए, जो कि MSCT है, स्लैट है, क्राइस्ट है, NIMS है, NIMS का एग्जाम है, उसके भी फॉर्म्स आउट है, वो आप दे सकते हैं। इसके बाद
आपके क्लैट रैंक के बेसिस पे DU के फॉर्म्स आते हैं, तो DU के फॉर्म कब भरिए, NFSU के फॉर्म आ चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें एज अ क्लैट एस्पिरेंट आपको करनी चाहिए। इसके अलावा NLUs में NRI स्पॉन्सर से भी एडमिशन्स होते हैं। एमएलई मुंबई के NRI स्पॉन्सर के तो फॉर्म्स भी आ चुके हैं। लास्ट ईयर 15,000 रैंक तक एमएलई मुंबई में एडमिशन्स हुए थे, 14,000 से 15,000 रेंज था, और हर Tier 2 कॉलेज के ही रेंज होता है। अब इसके उड़ीसा के फॉर्म्स आएंगे। उड़ीसा तो लास्ट ईयर 40,000 41,000 रैंक तक ऑफर हुआ था। लखनऊ 48,000 रैंक तक ऑफर हुआ था। विशाखापट्टनम हर साल 45,000 रैंक तक जाता है। तो क्लैट रैंक कुछ भी हो जाए, काउंसलिंग में से कॉलेज ना मिले, स्पॉट में कॉलेज ना मिले, आपको NRI स्पॉन्सर से तो NLU मिल ही सकता है। तो आपका फोकस उन सारी चीज़ों पे होना चाहिए। आई नो डाउटफुल सिनेरियो है, आपके बोर्ड्स भी चल रहे होंगे, आपको बोर्ड्स में जाना होगा, बोर्ड्स स्टार्ट भी हो रहे हैं, कई सारे बच्चे ड्रॉपर होंगे। ड्रॉपर को लेकर तो और बड़ी रिस्क है। वो बच्चे कितना डाउट में होंगे, सर मैं 1 साल दे चुका हूँ, अगर जजमेंट मेरे फेवर में नहीं आए, मेरी रैंक चेंज हो गई, या इस साल आपका क्लैट क्लियर नहीं हुआ तो मैं सेकंड ड्रॉप नहीं जाना चाहता हूँ। इसलिए हमेशा अपने बैकअप ऑप्शन रेडी रखिए। क्लैट एग्जाम खुद में अनसर्टेन है, तो पहले ही इतना बड़ा अनसर्टेन पेपर था कि जो बच्चे 100 मार्क्स ला रहे थे मॉक्स में, उनका एक्सेल क्लैट में बहुत कम रैंक आया और उनके पास कोई कॉलेज नहीं आया। अब जिनके पास कॉलेज आ गए हैं वो अनसर्टेन हो गए कि सर जो कॉलेज मिला है वो सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा, मेरी रैंक कितनी चेंज होंगी, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होंगे। तो इसलिए और ऑप्शन आप लेकर चलिए, ये हमारा सजेशन है। तो प्रोसेस काफ़ी लंबी चलेगी, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। एक मेन प्रॉब्लम कहाँ पर आई, जब कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट ने देखा कि एक एक्सपर्ट कमेटी बनती है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के क्या आंसर होने चाहिए, एक्सपर्ट कमेटी बताएगा, बिकॉज दे आर द सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। उन्होंने बोला कि इस ऑप्शन के 2 ऑप्शन होने चाहिए, B एंड D। उन्होंने एक्सपर्ट कमेटी ने पहले ही बोल दिया था, इस जजमेंट को आने से पहले ही बोल दिया था। पर कंसोर्टियम की एक ओवरसाइट कमेटी होती है, जिसको हम कहते हैं मैंने हाई पावर ओवरसाइट कमेटी, वो फाइनल डिसीजन लेती है। तो उन्होंने डिसाइड करा कि ठीक है, एक्सपर्ट कमेटी तो कह रहे हैं B एंड D होना चाहिए, B एंड D, पर हम चाहते हैं क्योंकि हम ओवरसाइट कमेटी हैं। उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, हमसे B को ऑप्शन करेंगे, और उसके हिसाब से रिजल्ट निकाल दिया। पर पेटिशनर ने ये चीज़ आर्गूमेंट करी, तो एक चीज़ तो मुझे यहाँ क्लियर नहीं है, हो सकता है आपके पास भी इसका आंसर ना हो। ये जब चीज़ हो रही थी, जब एक्सपर्ट कमेटी ने 2 क्वेश्चन एक्सेप्ट करने के लिए बोला था, ओवरसाइट कमेटी ने से 1 को करा, तो ये पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं आई न्यूज़? एक क्वेश्चन से सारे क्लैट एस्पिरेंट की रैंक डिसाइड होगी, मार्क्स डिसाइड होंगे, तो ये पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं है? ये हमें कोर्ट के जजमेंट से पता चल रहा है, पहली बात। और अवनीश गुप्ता जिसने इस चीज़ को बोला कोर्ट में, उसको कैसे पता चला? वो भी क्लैट एस्पिरेंट है आपकी तरह। तो जब आपको इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो उसके पास कैसे इन्फॉर्मेशन आई? तो बहुत सारी चीज़ें, एक तो कंसोर्टियम बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं रखता है। जब देखिए हमारा फ्यूचर डिसाइड हो रहा है एक एक मार्क्स, एक एक रैंक से, तो आपने फीस ली है, आप ऐसा तो नहीं कि NLU में फ्री में पढ़ाने वाले हो। आप 20 लाख रुपीज़ फीस लोगे, 15 लाख फीस लोगे। मैं जब HN रायपुर गया था, मैंने भी 8 to 10 लाख रुपीज़ फीस दी थी। तो आपको कंसोर्टियम का काम है क्लियर रखना, जो कि कंसोर्टियम नहीं करता है, बहुत वेग प्रोसेस रखती है, पहली बात। दूसरी बात, एक और चीज़ है, इतने सारे बच्चे हैं, ये चीज़ कोर्ट में चैलेंज होगी और हर साल बच्चे करते आ रहे हैं, साल भी करेंगे, और नई पिटीशन आएंगी। क्यों आएंगी? आपके पास आपने OMR शीट सबमिट करी है, आपने अपने एक्चुअल जो शीट है उससे मैक करा है कि सर 90 मार्क्स आ रहे हैं, और एक्चुअल रिजल्ट में 85 आए, 80 मार्क्स आए। तो इस 5 मार्क्स और 10 मार्क्स का कंसोर्टियम कभी आपको आंसर नहीं करता है। इस वीडियो में कितने सारे बच्चे होंगे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कंफर्म करिएगा कि सर हमने जब क्लैट का पेपर कैलकुलेट करा था, हमारे 90 मार्क्स आ रहे थे, 80 मार्क्स आ रहे थे, 70 मार्क्स आ रहे थे। हमने OMR से मैच करा है जो हमारी OMR आई थी और एक्चुअल आंसर की से। ये तो गलत नहीं हो सकती, ये तो एग्जैक्ट होनी चाहिए। फिर भी मेरे 80 मार्क्स आ रहे थे, जब क्लैट का एक्चुअल रिजल्ट आया मेरे सर मार्क्स कम हो गए, 75 मार्क्स आए, 72 मार्क्स आए। ये क्यों हो रहा है? इसका जब आप कंसोर्टियम को आंसर करेंगे, आप सब ने अपना इश्यूज रेज करेंगे, उसका कोई आंसर नहीं आता है। 5 साल से कोई आंसर नहीं आया। कंसोर्टियम को ये भी रिलीज करना चाहिए कि ये आपकी OMR शीट थी, हमने ये 5 सर्कल काउंट नहीं करे हैं, हमने 6 सर्कल काउंट नहीं करे, इसलिए आपके मार्क्स कम आए हैं। तो जब तक ये आपको क्लैरिटी ना हो तो आप तो डाउट में कि सर मेरे 8 मार्क्स चले कहाँ गए। एक नहीं से कई सौ बच्चे होते हैं, मेरे पास व्हाट्सएप पे हजारों बच्चे मैसेजेस करते हैं कि सर मार्क्स में डिफरेंस है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। तो अल्टीमेट ये में है, आप नेशनल बॉडी हैं, आप कंसोर्टियम हैं, आप पे ट्रस्ट करके 70,000 बच्चे ट्रस्ट कर रहे हैं, एक एंट्रेंस एग्जाम लेकर रहे हैं, अपना कैरियर बनाना चाहते हैं लॉ फील्ड में, आप उन्हीं के साथ फेयर नहीं है, उन्हें ही सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है। और हर साल क्लैट बिकम्स अ जोक, राइट? हर साल एक जजमेंट, हर साल लिस्ट आ जाती है, मार्क्स आ जाते हैं, फिर कोर्ट में जाता है, हर एक साल चेंज हो जाता है। तो ये तो अब एक रूटीन प्रोसेस बन चुका है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी एक जगह पे एक पेटिशनर बैठा होगा, एक एस्पिरेंट होगा जिसको लगता होगा मेरे साथ अनफेयर हुआ है, ही विल अप्रोच द कोर्ट एंड ऑल। और हमेशा ये इंडिविजुअल ही होते हैं, मेनली इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए होते हैं। अगर ये बच्चा है जो अवनीश है, उसने कैलकुलेट करा होगा कि देखिए मेरी रैंक क्या आई, मुझे आई एम नॉट श्योर अबाउट हिज रैंक, आगे जजमेंट में पता चलेगा। अभी मैंने पूरे जजमेंट को जितना मैंने पढ़ सका मैंने देखा है।
उसको उस एक मार्क्स से फ़र्क पड़ रहा होगा, उस एक मार्क्स से उसका एनएलयू चेंज हो रहा होगा, मैं 100% श्योर हूँ। इसलिए वो इतना इंपॉर्टेंट जजमेंट पास कराना चाहता है और हाई कोर्ट अप्रोच करना, और हर बच्चे को करना चाहिए। देखिए, इनजस्टिस विद एनीवन इज इनजस्टिस विद एवरीवन, राइट? तो अब ऑब्वियसली उस एक बच्चे के कारण बाकी सारे बच्चों को भी बेनिफिट होगा, दैट्स व्हाट आई बिलीव। पर ये प्रोसेस लंबी चलेगी। जो मैंने अदर बैकअप ऑप्शंस आपको लेने के लिए कहे हैं, उनको आप प्लीज़ सस्टेन करना, उनको आप प्लीज़ फोकस में रखना। अब नीचे डिस्क्रिप्शन को आप ओपन करिए, आपको क्लैट काउंसलिंग का सीएमपी का ग्रुप है। एनएलयूज में अगर आप एनआरआई स्पॉन्सर से जाना चाहते हैं, उसका एक ग्रुप मिल जाएगा। एमएससीटी का ग्रुप है, स्लैट काउंसलिंग का ग्रुप है क्योंकि काउंसलिंग चलेगी। आप क्राइस्ट का ग्रुप है, एनआईएमएस का ग्रुप है। आपको नीचे सारे इंपॉर्टेंट ग्रुप्स आप मिल जाएंगे, उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये सीएमपी के इंपॉर्टेंट ग्रुप्स होते हैं और इन ग्रुप से इंपॉर्टेंट आपकी आगे की प्रोसेस में कुछ नहीं होंगे। इन ग्रुप्स पर जरूर रहना, क्योंकि ये सारे अपडेट्स हमने और जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ ऑलरेडी हमने ग्रुप पे दे दिए हैं। हम वॉइस नोट भेजते हैं, रेगुलर चीज़ें हम अपडेट करते हैं। आगे एनएलयू की काउंसलिंग होगी, वैकेंसी होगी, उन सब में हम गाइड करेंगे, तो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, पहला। दूसरा, आपकी करेंट क्लैट रैंक कितनी है मुझे एक बार व्हाट्सएप करिए, विल डिस्कस की रैंक कितनी चेंज हो सकती है, इस रैंक पे कौन से कॉलेज मिल सकते हैं। अगर रैंक कम है तब भी आप मुझे भेजिए। लास्ट ईयर एनएलयू स्पॉट राउंड में वैकेंसीज में 9000 10,000 रैंक तक एनएलयू में, लास्ट एनएलयू 23,000 रैंक पे मिला था, समझ गया? ये मत सोचिए 3-4 हज़ार रैंक से कम है तो कुछ नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। साथ में एनएलयू के एनआरआई स्पॉन्सर होते हैं, ताकि क्लैट रैंक पे एनएलयूज मिल सकते हैं, क्या वो एनआरआई स्पॉन्सर से मिल सकते हैं, उसके लिए भी मैं आपको बता दूंगा। तो मेक श्योर कि अपनी क्लैट रैंक को आप मुझे व्हाट्सअप करें। यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा है, 2 नंबर 3 नंबर 2 नंबर मैं यहाँ पे शो कर दूंगा। एक नंबर पे कभी मैसेज डिलीवर नहीं होते हैं, तो सेकंड पे आप कर सकते हैं। सेकंड, तीसरा, अब आगे की प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। क्लैट रिजल्ट कैसे होगा वी नेवर नो। हम अपनी क्लैट रैंक के बेसिस पे क्या प्लानिंग करनी है, उसके लिए सीएमपी का एक काउंसलिंग का पेड बैच होता है। 5000 का बैच है, 4999 प्लस जीएसटी का बैच। उस बैच को हर क्लैट एस्पिरेंट, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मेजोरिटी ने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है। आपको भी ज्वाइन करना चाहिए, बिकॉज क्लैट रैंक से क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, कौन सा कॉलेज आपको लेना है, क्योंकि एक पॉइंट पे आपके पास मल्टीपल कॉलेज आते हैं। सिम्बोसिस से कॉलेज आ गया, निर्मा आ गया, आईपीयू से कॉलेज आ गया, एनएफएसयू से आ गया, और ये पूरी प्रोसेस में कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट होगा, दिस इज़ व्हाट वी गाइड। और हमें 5 ईयर से कर रहे हैं। हर साल एनएलयूज में अगर 500 वैकेंसीज आती हैं, 600 वैकेंसीज आती हैं, तो 90% बच्चे जो वैकेंसीज में जाते हैं वो सीएमपी पेड बैच के बच्चे होते हैं, बिकॉज कोई और कोचिंग इसमें गाइड नहीं करती है। वी ट्रैक इट वेरी क्लोजली और हर एक चीज़ की गाइड करते हैं। एग्जाम्पल के लिए एनएलयू उड़ीसा में लास्ट ईयर 13 को स्पॉट राउंड में सीट्स आई थी। एक दिन का टाइम मिला था स्पॉट राउंड में जाने के लिए। वहाँ जाने वाले 13 में से 12 बच्चे जिनका एडमिशन हुआ वो सीएमपी के काउंसलिंग पेड बैच का पार्ट थे। 4648 लास्ट रैंक था, हर्षित करके, वो सीएमपी पेड बैच का बच्चा था। हमने उसको एक दिन पहले दिल्ली से भेजा था, वहाँ पे उसने जाकर एडमिशन लिया था। मतलब यू शुड बी इन अ बैच बिकॉज वी टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, काउंसलिंग, वैकेंसी, स्पॉट राउंड, एनआरआई स्पॉन्सर एडमिशंस। आपको आईपीओ में जाना है, आपको एनएफएसयू में जाना है, इन सब ग्रुप्स का सीएमपी के एक ग्रुप का एक्सेस तो आपको जनरली मिल जाता है। बाकी सारे जो ग्रुप्स हैं उनका एक्सेस आपको पेड बैच में मिलता है। तो सीएमपी के 2 बैच होते हैं, एक 5000 का बेसिक बैच है, 10,000 का एडवांस बैच है। बेसिक बैच में आपको 15 जुलाई तक हम गाइड करते हैं, सारा गाइडेंस व्हाट्सएप के थ्रू होता है, डाउट सेशंस कंडक्ट करते हैं और आपको 5 ग्रुप्स का एक्सेस देते हैं, और वी गाइड यू फॉर द वैकेंसी, स्पॉट एंड एवरीथिंग। 10,000 वाले बैच में एडिशनली हम 31 सितंबर मतलब जैसा कंप्लीट बैच, जब तक आपका कॉलेज सिलेक्शन नहीं हो जाता, वी गाइड यू, आई विल बी देयर। इसमें आपका पर्सनल व्हाट्सएप के साथ साथ कॉलिंग फैसिलिटी भी होती है। उसमें हम आपके पेरेंट्स को भी गाइड करते हैं, स्टूडेंट और पेरेंट्स हम दोनों को गाइड करते हैं। इसमें आपको सीएमपी के अनलिमिटेड ग्रुप्स का एक्सेस मिलता है। जो भी ग्रुप्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं, जितने सीएमपी ग्रुप होते हैं उसमें हम गाइड करते हैं। साथ में इस बैच में हम आपको एनआरआई स्पॉन्सर्ड के एडमिशंस के लिए भी गाइड करते हैं। तो एडवांस बैच 10,000 प्लस जीएसटी होता है। जो भी बैच आप ज्वाइन करना चाहते हैं मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर दीजिए, पेड बैच, विल शेयर द डिटेल्स विद यू। साथ में हमने एक नीचे गूगल फॉर्म दिया है, तो अगर आप सीएमपी के काउंसलिंग बैच में इंटरेस्टेड हैं तो आप उस गूगल फॉर्म को भर दीजिए। आई विल कॉल यू, विल डिस्कस कि क्या आपको बैच लेना चाहिए, आपके लिए कैसे हेल्प करेगा, कौन से कॉलेज आपको मिल सकते हैं, दैट्स नॉट समथिंग आई विल डू। तो गूगल फॉर्म तो आप सभी भर दीजिएगा, सो दैट आई विल कॉल यू इमीडिएटली एंड विल डिस्कस एवरीथिंग अबाउट द बैच एंड विल डिस्कस द पॉसिबिलिटीज विद द क्लैट रैंक, बिकॉज आई नो क्लैट के दौरान बहुत सारी अनसर्टेनिटी है, डाउट्स हैं, और अगर आप सही तरीके से कॉलेज डिसीजन नहीं लेंगे तो आपके लाखों रुपए वेस्ट हो सकते हैं। लास्ट में कितने सारे पेरेंट्स को मैं जानता हूँ जिन्होंने 2-3 कॉलेज मिले। मान लीजिए एक बच्चे को नोएडा मिला था, उसने कॉलेज ले लिया था, बाद में उसको एनएलयू जाना पड़ा, नोएडा की पूरी फीस उन्हें छोड़नी पड़ी। हर एक कॉलेज की रिफंड डेट होती है। तो आगे की प्रोसेस में माइंडफुल रहिए, प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, उसको ईजी करना हमारा काम है, दैट्स व्हाट वी डू। तो ये सीएमपी का ये पर्टिकुलर वीडियो था जिसमें हमने एक्सप्लेन करा जजमेंट के बारे में, उसका क्या इम्पैक्ट होगा और आपको आगे प्लानिंग कैसे करनी है। और कुछ क्वेरी हो नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड हिट द बेल आइकन, बिकॉज आगे के जो भी वीडियोस हैं वो इसी चैनल पे आएंगे एंड हर एक अपडेट आपको यहाँ पे मिलेगा। आईपीयू के बारे में, एनएफएसयू के बारे में, एनएलयू वैकेंसीज के बारे में, स्पॉट के बारे में, एमएससीटी के बारे में। तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर दिस विद एवरीवन जो क्लैट एस्पिरेंट है, और नीचे जो इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हमने दिए हैं उसको आप ज्वाइन करिए, और एक गूगल फॉर्म दिया है उसको भर दीजिए, उसमें रैंक मेंशन कर दीजिए। आपके रैंक के बेसिस पे जो बेस्ट पॉसिबल चीज़ें हो सकती हैं उसको आई
discuss with you on WhatsApp or call. Thank you, and thank you for watching this video. Bye bye. All the best.